कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बड़े भाई साहब इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। मौखिक प्रश्न देखेंगे। कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? उत्तर, कथा नायक की रुचि खेलकूद, मैदानों की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी, कागज की तितलियां उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाना आदि कार्यों में थी। प्रश्न 2, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? उत्तर, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल यही पूछते थे कि वह अब तक कहाँ था। उनका आशय यही होता था कि वह बाहर क्या कर रहा था, कमरे में बैठकर पढ़ क्यों नहीं रहा था। बड़े भाई साहब को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं छोटे भाई का ध्यान पढ़ाई से हट न जाए। प्रश्न 3, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह स्वच्छंद और घमंडी हो गया। वह यह सोचने लगा कि अब पढ़े या ना पढ़े वह पास तो हो ही जाएगा। इस कारण वह बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाकर अपना अधिक समय खेल कूद में लगाने लगा। प्रश्न 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? उत्तर, बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और वे छोटे भाई से 4 दर्जे आगे थे, अर्थात वे 9वीं कक्षा में थे और छोटा भाई 5वीं कक्षा में था। प्रश्न 5, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? उत्तर, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर यानी कि किताब के किनारों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाते थे। कभी कभी वे एक शब्द या वाक्य को अनेक बार लिख डालते, कभी एक शेर शायरी की बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जो निरर्थक होती, कभी किसी आदमी का चेहरा बनाते। लिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? टाइम टेबल क्यों बनाता था छोटा भाई, उसकी खास विशेषताओं को बताना है। उत्तर है, टाइम टेबल बनाते समय छोटे भाई ने सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक विविध विषय पढ़ने की बात सोची। इस टाइम टेबल में उसने खेल कूद को कोई स्थान नहीं दिया, इससे यह अव्यावहारिक हो गया। छोटे भाई को वैसे भी पढ़ाई लिखाई फूटी आंखों नहीं सुहाती थी, उसकी सोच तो केवल खेलकूद में थी। इस कारण अगले दिन मैदान की हरियाली, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेलों ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वह इसका पालन नहीं कर सका। प्रश्न 2, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई जब बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया और
बोले कि इस साल कक्षा में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। उसे पढ़ाई का भय दिखाया। रावण का उदाहरण देकर कहा कि वह तो चक्रवर्ती राजा था, मगर घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। इस प्रकार भाई साहब ने सफलता मिल जाने पर सहज बने रहने का उपदेश दिया। प्रश्न तीसरा, भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। उत्तर, भाई साहब बड़े होने के नाते यही चाहते थे कि कोशिश करते थे कि वे कुछ भी करें तो वह छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करे। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध भी था कि स्वयं अनुशासित रहकर ही वे छोटे भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। इस आदर्श तथा गरिमामय स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। प्रश्न चौथा, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। उत्तर, बड़े भाई साहब छोटे भाई को यह सलाह देते थे कि पढ़ाई करने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और अपना खून जलाना पड़ता है, मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता है तथा कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं विद्या आती है। अपनी उपलब्धि पर कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि घमंड तो प्रकांड पंडित चक्रवर्ती राजा रावण का भी नहीं रहा था। इतिहास पढ़ना, ज्योमेट्री तथा अंग्रेजी पढ़ना अत्यंत कठिन है। आदि बातों की सलाह देकर बड़े भाई अपने छोटे भाई को नेक इंसान बनाना चाहते थे तथा उसका भविष्य उज्जवल बनाना चाहते थे। प्रश्न पांचवा, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया। उत्तर, छोटे भाई यानी कि लेखक ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित फायदा उठाया, जिससे उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई और उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके मन में यह भावना बलवती हो गई कि वह पढ़े या न पढ़े, परीक्षा में पास अवश्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट कर दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न पहला, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता। उत्तर है, मेरे विचार में यह सच है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को न मिलती तो वह कक्षा में कभी अव्वल नहीं आता। यद्यपि उसने बड़े भाई की नसीहत तथा लताड़ से कभी कोई सीख ग्रहण नहीं की, परंतु उस पर अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि छोटा भाई तो खेल प्रवृत्ति का था। बड़े भाई की डांट फटकार की भूमिका ने उसे कक्षा में प्रथम आने में सहायता तथा उसकी चंचलता पर नियंत्रण रखा। मेरे विचार से बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता था, अर्थात बड़े भाई की डांट फटकार ही उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। प्रश्न दूसरा, इस पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा के किन तरीकों पर व्यंग्य किया है। क्या आप उनके विचार से सहमत हैं। उत्तर, इस पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा के अनेक तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। तत्कालीन शिक्षा बाल केंद्रित नहीं थी। शिक्षक रटने पर जोर देते थे, इससे बच्चों की रचनात्मकता का सही विकास नहीं हो पाता था और वे रट्टू तोता बनकर रह जाते थे। रटने का चलन इतना अधिक था कि अंक लाने के लिए बच्चों को किताब का एक एक अक्षर रटना पड़ता था, यानी कि पठित करना पड़ता था।
उन दिनों पाठ्यक्रम भी इतना बोझिल था कि बच्चे उसमें रुचि नहीं ले पाते थे। इसके साथ साथ लेखक ने परीक्षकों का यही हाल रहा तो अगले साल वाले प्रसंग में मूल्यांकन में बरते जाने वाले कट्टरपन पर भी कटाक्ष किया है। आज की शिक्षा व्यवस्था में सब खामियां नहीं दिखाई देती है, किंतु आज भी दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के इस परंपरावादी रूप के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए सरकार को समय समय पर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ के शिक्षकों को नई नीतियों से परिचित करवाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बाल केंद्रित शिक्षा से देश का हर बच्चा लाभान्वित हो सके। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उत्तर, बड़े भाई के अनुसार जीवन की समझ अनुभव रूपी ज्ञान से आती है, जो कि जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पुस्तक के ज्ञान से हर कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है, लेकिन यह पुस्तक के ज्ञान अनुभव में उतारे बिना अधूरा है। दुनिया को देखने परखने तथा बुजुर्गों के जीवन से हमें अनुभव रूपी ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह ज्ञान हर विपरीत परिस्थिति में भी समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। इसलिए उनके अनुसार अनुभव पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन को परखा और संवारा जाता है तथा जीवन को समझने की समझ आती है। प्रश्न चौथा, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? उत्तर, बड़े भाई साहब अक्सर अपने छोटे भाई को पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए कभी प्यार से समझा कर तो कभी डांट कर समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन छोटा भाई खेलकूद कर भी हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता। इससे उसमें अभिमान सा आ गया था। इस अभिमान को भाई साहब ने जिस युक्ति से दूर किया, उससे छोटे भाई के मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बड़े भाई साहब का सदा आदर्श, मर्यादित एवं संयमित व्यवहार लेखक के मन में उनके प्रति आदर उत्पन्न करता था। प्रश्न पांचवा, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। उत्तर, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित है। क, बड़े भाई बहुत ही परिश्रमी थे। वह दिन रात पढ़ाई में ही जुटे रहते थे, इसलिए खेलकूद, क्रिकेट मैच आदि में उनकी कोई रुचि नहीं थी। ख, वह बार बार फेल होने के बावजूद पढ़ाई में लीन रहते थे। ग, बड़े भाई उपदेश की कला में बहुत माहिर थे, इसलिए वह अपने छोटे भाई को हमेशा उपदेश देते रहते थे, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहते थे। घ, वह अनुशासन प्रिय, सिद्धांत प्रिय थे एवं आत्मनियंत्रण करना चाहते थे। वह आदर्शवादी बनकर छोटे भाई को अपने सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। 9, बड़े भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े थे, इसलिए वह अपने अनुभव रूपी ज्ञान को छोटे भाई को भी देना चाहते थे। प्रश्न छठा,
बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? उत्तर, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण कहा है क्योंकि किताबें पढ़कर महज यानी कि सिर्फ इम्तिहान पास कर लेना, डिग्रियां प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि बुद्धि का विकास कितना हुआ तथा जीवन मूल्यों के प्रति हम कितने जागरूक हुए, जीवन की सार्थकता, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन्हें समझना परम आवश्यक है। इसलिए हमारी जिंदगी का अनुभव जितना सुंदर, सहज तथा व्यवहारिक होगा उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण कहा है। बताइए, 7 नंबर का प्रश्न है, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है, बड़े भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है, बड़े भाई साहब के भीतर एक बच्चा है, बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। तो उत्तर देखेंगे। छोटे भाई का मानना है कि बड़े भाई को उसे डांट डपटने का पूरा अधिकार है क्योंकि वे उससे बड़े हैं। छोटे भाई की शालीनता, सभ्यता इसी में थी कि वह उनके आदेश को कानून की तरह माने, अर्थात पूरी सावधानी व सतर्कता से उनकी बात का पालन करे। ख, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मुझे जीवन का तुमसे अधिक अनुभव है। समझ किताबी ज्ञान से नहीं आती अपितु दुनिया के अनुभव से आती है। जिस प्रकार अम्मा व दादा पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी उन्हें संसार का अनुभव हमसे अधिक है। बड़े भाई ने कहा, यदि मैं आज अस्वस्थ हो जाऊं तो तुम भली प्रकार से मेरी देखरेख नहीं कर सकते। यदि दादा होते तो वे स्थिति को संभाल लेते। तुम हेडमास्टर को देखो, उनके पास अनेक डिग्रियां हैं, उनके घर का इंतजाम उनकी बूढ़ी माँ करती है। इन सब का उदाहरणों से स्पष्ट है कि बड़े भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव था। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई से कहा, मैं तुमको पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, सच तो यह है कि पतंग उड़ाने की मेरी भी इच्छा होती है। यह कथन दर्शाता है कि बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपनी भावनाओं को दबा जाते हैं। एक दिन बड़े भाई साहब के ऊपर से पतंग गुजरी तो भाई साहब ने अपनी लंबाई का लाभ उठाया। वे उछलकर पतंग की डोर पकड़कर हॉस्टल की ओर दौड़ कर आ रहे थे। छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है जो अनुकूल वातावरण पाकर उभर उठता है। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को यह समझाया कि किताबी ज्ञान होना एक बात है और जीवन का अनुभव दूसरी बात। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई में परीक्षा पास करके मेरे साथ आ गए हो, लेकिन यह याद रखो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटे हो। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर पैर रखने के लिए थप्पड़ भी मार सकता हूँ, अर्थात तुम्हें डांटने का मुझे पूरा हक है। इससे पता चलता है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पहला है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है यानी कि अर्थ है कि इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इम्तिहान को रटकर भी पास किया जा सकता है। केवल इम्तिहान पास करने से जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होता और बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं होता। वास्तविक बुद्धि का विकास है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। प्रश्न दूसरा, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था।
उत्तर, इन पंक्तियों में लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार आदमी मौत जैसे सत्य को सामने देखकर भी संसार के मोह माया रूपी बंधनों में जकड़ा रहता है, आसक्ति में डूबा रहता है, सांसारिक सुख नश्वर है यह जानते हुए भी आदमी संग्रह तथा भौतिक सुखों को भोगने में लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार से लेखक भी बड़े भाई साहब की डांट फटकार खाकर भी खेलना कूदना छोड़ नहीं सकता था। खेल कूद से आसक्ति के कारण वह बड़े भाई साहब की तरह तरह की डांट फटकार सह लेता था। प्रश्न तीसरा, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने? उत्तर, इस पंक्ति का आशय है, यानी कि इस पंक्ति का आशय है कि अर्थ है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत तथा टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा तथा ठोस बनाया जाता है, उसी प्रकार जीवन रूपी भवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान पायदार यानी कि टिकाऊ नहीं बन सकता, अर्थात पढ़ाई की मजबूती के लिए उसे प्रारंभ से ही मजबूत बनाया जाता है। प्रश्न चौथा, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रहा हो। उत्तर, इन पंक्तियों में लेखक कह रहा है कि उसकी आंखें आसमान की ओर देख रही थी तथा मन उस आकाश में उड़ने वाली पतंग में लीन था, जो कटकर धीमी चाल से झूमती हुई पतन की ओर आ रही थी, अर्थात नीचे गिर रही थी। उस समय आकाशगामी पतंग ऐसी प्रतीत होती थी मानो कोई आत्मा स्वर्ग से अलग होकर अनमनी होकर धरती पर नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, अर्थात जन्म लेने जा रही हो। ठीक वैसा ही हाल लेखक का था। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नसीहत, नसीहत का अर्थ है सलाह मशवरा। रोष, रोष का अर्थ है क्रोध गुस्सा, गुस्सा, क्रोध गुस्सा, ये दो पर्यायवाची शब्द है। अगला देखेंगे आजादी, स्वतंत्रता स्वाधीनता, स्वतंत्रता स्वाधीनता आजादी शब्द के पर्यायवाची शब्द है। राजा, नृप महीप, राजा के पर्यायवाची शब्द है। ताज्जुब, आश्चर्य अचंभा। निम्न प्रश्न, प्रेमचंद की भाषा बहुत पैनी और मुहावरेदार है, इसलिए इनकी कहानियाँ रोचक और भावपूर्ण होती है। इस कहानी में आप देखेंगे कि हर अनुच्छेद में 2-3 मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उदाहरण, इन वाक्यों को देखिए, उदाहरणतः ध्यान से पढ़िए। मेरा जी बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सिर पर नंगी तलवार लटकना, आड़े हाथ लेना, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोहे के चने चबाना, दांतों पसीना आना, ऐरा गैरा न थूक हैरा। तो मुहावरे वाक्य में प्रयोग किए हुए हैं। बड़े भाई साहब की फटकार मेरे सिर पर नंगी तलवार सी लटकती रही। मैं जब भी पतंग उड़ाकर आता, भाई साहब मुझे आड़े हाथों लेते थे। ग, बिना मेहनत के परीक्षा में पास हो जाना तुम्हारे लिए ऐसा ही है जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। एवरेस्ट पर चढ़ना लोहे के चने चबाने के समान है। बड़े भाई साहब ने कहा,
मेरी कक्षा में आओगे तो तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा। छोटी कक्षा में ऐरे गहरे नत्थु खैरे भी पास हो जाते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव देशी आगत शब्दों को दिए गए उदाहरणों के आधार पर छाट कर लिखिए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द और आगत शब्द। देखो, तत्सम शब्द है जन्म सिद्ध, तद्भव शब्द है आँख, देश शब्द है दाल भात और आगत शब्द है पोजीशन फजीहत। तालीम जल्दबाजी, ये जो है ये यहाँ पर तत्सम शब्द में चेष्टा सुक्तिबाण, अधिपत्य निपुण, विद्वान, प्रातःकाल, अवहेलना, पढ़ना। तद्भव शब्द है आग फोड़, देश शब्द है घुड़किया फटकार, आगत शब्द है तामील, जल्दबाजी, पुख्ता, हाशिया, जमात, हर्फ, मसलन, स्पेशल, स्कीम, टाइम टेबल, जानलेवा, भाई साहब, मेल तमाशा। क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं देखेंगे। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है जैसे शीला ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है। अकर्मक है, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है, ये जो है अकर्मक क्रिया है। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया है सकर्मक या अकर्मक लिखिए। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, सकर्मक क्रिया। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, ये अकर्मक क्रिया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, सकर्मक क्रिया। मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, सकर्मक क्रिया। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, न का उत्तर है सकर्मक क्रिया। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, अकर्मक क्रिया। इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। विचार वैचारिक, इतिहास ऐतिहासिक, संसार संसारिक सांसारिक, दिन दैनिक, नीति नैतिक, प्रयोग प्रायोगिक, अधिकार आधिकारिक। योग्यता विस्तार, देखिए योग्यता विस्तार के प्रश्नों को करने से छात्रों में बुद्धि के विकास का स्तर निरंतर ऊंचाई को छूने लगता है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनमें से कहानियाँ पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। कुछ कहानियाँ का मंच पर भी मंचन कीजिए। ये छात्रों ने स्वयं करना है। शिक्षा रटंत विद्या नहीं, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित करनी चाहिए, जो आपके मित्रों के साथ आप परिचर्चा कर सकते हैं। क्या पढ़ाई और खेलकूद साथ साथ चल सकते हैं? कक्षा में इस पर वाद विवाद कार्यक्रम आयोजित कीजिए, यह भी छात्रों को स्वयं करना है। क्या परीक्षा पास कर लेना ही योग्यता का आधार है? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। तो परियोजना कार्य जो है वो आपको खुद को करना है बच्चों। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। कुछ समस्या हो तो मुझसे आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।